हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत बेहतर होगे और आपकी स्टडी भी बेहतर चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट की पेडागोजी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सीटेट की पेडागोजी है, आपका हिंदी पेपर वो कितने मार्क्स का होता है, और उसके बाद देखेंगे कि इसमें पेडागोजी और गद्यांश कितने कितने मार्क्स का आता है। तो जो हिंदी है आपका पेपर 30 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होगी और 15 मार्क्स का आपका गद्यांश होगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम 15 मार्क्स की पेडागोजी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे और उसके बाद पेडागोजी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ। इसका फर्स्ट टॉपिक आपका है भाषा शिक्षण की विधियाँ। सेकंड टॉपिक आपका भाषण शिक्षण के उपागम। फिर आपको पढ़ने हैं भाषा में दक्षता का विकास। उसके बाद आपको पढ़ना है भाषाई कौशल। भाषाई कौशल कितने होते हैं? 4 होते हैं आपके भाषाई कौशल। इसमें आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट देखेंगे, आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपको पढ़ना है हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ। नेक्स्ट पढ़ना है आपको शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया के साधन एसेट्रा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। नेक्स्ट पढ़ना है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको CCE। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका होगा उपचारात्मक शिक्षण। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पेडागोजी स्टार्ट करने से पहले हिंदी की सामान्य जानकारी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी भाषा को वस्तुतः ईरानियों के हिंदी भाषा ईरानियों की देन है और हिंदी भाषा फारसी शब्द से लिया गया है। हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, और जिन्होंने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा दिया था, जिसका प्रसार और प्रचार प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया था। ओके, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था, तो वो दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राजभाषा। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 में दिया गया था। हिंदी को अनुच्छेद 343 का संघ राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी में रखा गया है। नेक्स्ट देखें, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस 2006 में सबसे पहली बार मनाया गया था। 10 से 14 जनवरी 1975 में नागपुर, भारत में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे राजभाषा आयोग अनुच्छेद 343 से 351 तक है। प्रथम बैठक इसकी 15 जुलाई 1955 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। नेक्स्ट देखेंगे संविधान निर्माण के समय संविधान में 14 भाषाएं का उल्लेख किया गया था, जिसमें कि हिंदी और संस्कृत भी शामिल थी। वर्तमान में 22 भाषा उल्लेख हैं। सबसे पहली जो भाषा जोड़ी गई थी वो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, जिसे सिंधी बोलते हैं, जो 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ी गई थी। उसके बाद 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा, जो कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन 1952 के तहत। उसके बाद 19, 20, 21, 22 भाषा जैसे संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो 92वें संविधान संशोधन के तहत 1903 के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा का आशय। शिक्षा का आशय क्या होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार शिक्षा का आशय व्यक्ति के समस्त जीवन में होने वाला परिवर्तन। ओके, अब देखते हैं शिक्षण विधियाँ। इसकी आपका फर्स्ट जो टॉपिक था वो था शिक्षण विधियाँ।
तो सबसे पहले हम समझेंगे शिक्षण विधियों का अर्थ क्या होता है और शिक्षण विधियाँ किस धातु से, शिक्षण को किस धातु और किस लुट से आपको लिया गया है। तो शिक्षण को शिक्ष धातु से लिया गया है और शिक्षण का अर्थ होता है सीखना। शिक्षण का अर्थ होता है सीखना, जो कौन सिखाता है? अध्यापक और शिक्षक सिखाता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, जो कि विद्यार्थी और शिक्षार्थी सीखते हैं। विधि मीन्स होता है तरीका, माध्यम, ढंग या रीति। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षण विधि क्या होती है। शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा शिक्षक शिक्षार्थी को जिस विधि या माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। क्या होती है शिक्षण विधि? शिक्षक शिक्षार्थी को जिस विधि या माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है उस विधि को हम शिक्षण विधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरे शब्दों में आप देखोगे शिक्षक अपने शिक्षण को सफल बनाने के लिए जिन युक्तियों का सहारा लेता है उन्हें शिक्षण विधि कहते हैं। जैसे कि अगर एक शिक्षक है वो अगर अपने शिक्षार्थी को कुछ समझाना चाहता है, जैसे छोटे बच्चों को आप पढ़ाते टाइम आप चार्ट का सहारा लेते हो कि ए फॉर एप्पल, एप्पल कैसा दिखता है, इस टाइप से आप अलग अलग युक्तियों का सहारा ले सकते हैं जिसको आप शिक्षण विधि कहते हैं। अब देखते हैं, जॉन एडम्स ने शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है, जिसके अंतर्गत क्या शामिल होता है? शिक्षक और शिक्षार्थी। सिर्फ द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी होता है। जॉन डीबी ने इसको त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है, जिसके अंतर्गत शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम शामिल होता है। किसने त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है? जॉन डीबी ने। ठीक है, शिक्षण को जॉन डीबी ने त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है, जिसके अंतर्गत शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम शामिल होता है। शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे अंतरक्रिया करते हैं और मध्यस्थ चर कौन माना जाता है? पाठ्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण क्या होता है। पाठ्यक्रम को आधार मानकर शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य होने वाली अंतक्रिया को शिक्षण कहते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम में होता है सिलेबस। पाठ्यक्रम को आधार मानकर शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच होने वाली अंतक्रिया को शिक्षण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, स्मिथ एंड टॉलमैन के अनुसार शिक्षण के 3 चर माने गए हैं। स्मिथ और टॉलमैन के अनुसार शिक्षण के 3 चर माने गए हैं। फर्स्ट है आपका शिक्षक, जो कि स्वतंत्र चर होता है। दूसरा आपका होता है शिक्षार्थी, जो कि आश्रित चर और परतंत्र चर माना जाता है। तीसरा आपका होता है पाठ्यक्रम, जो कि मध्यस्थ चर होता है और इसको सहायक सामग्री या विषय वस्तु भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षण की प्रक्रिया में 2 सजीव चर होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट होता है शिक्षक, जिसे स्वतंत्र चर बोलते हैं, और दूसरा होता है शिक्षार्थी, जिसे आश्रित चर बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षण की प्रक्रिया में एक चर निर्जीव होता है, जिसे पाठ्यक्रम या विषय वस्तु कहते हैं, जो कैसा चर होता है? मध्यस्थ चर होता है। बीएस ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में शिक्षण के प्रकार को वर्गीकृत किया है। बीएस ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में शिक्षण के प्रकारों का वर्गीकरण किया है। फर्स्ट इन्होंने बताया है ज्ञानात्मक, सेकंड बताया इन्होंने भावात्मक, और थर्ड बताया इन्होंने क्रियात्मक। ज्ञानात्मक जो है वो 1956 में इन्होंने दिया और बीएस ब्लूम जी ने दिया। सेकंड जो भावात्मक है वो 1964 में दिया गया और इनको करथवाल ने दिया है। थर्ड आपका है क्रियात्मक शिक्षण, जो कि 1969 में दिया गया और सिम्पसन ने दिया है। अब हम देखेंगे शिक्षण की परिभाषाएं। शिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जॉन लॉक के अनुसार बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, और प्लेटो के अनुसार बालक मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है।
ठीक है। स्मिथ ने क्या बताया, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। और जॉन लॉक के बताया बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। और प्लेटो ने बताया बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है। ओके। उसके बाद रूसो ने क्या बताया, बालक का मन कोरे कागज के समान होता है। उसके बाद देखोगे जैक्सन ने क्या बताया, जैक्सन ने बताया कि परिपक्व, अब देखते हैं जैक्सन ने क्या बताया, शिक्षण एक वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति एक अपरिपक्व व्यक्ति को अंतरक्रिया के माध्यम से सीखता है। मतलब कि एक परिपक्व व्यक्ति होगा इसमें जो कि अध्यापक होता है और विद्यार्थी होता है, और एक परिपक्व व्यक्ति होता है जो कि अध्यापक होता है। वो दोनों अंतरक्रिया करके सीखते हैं। जैसे परिपक्व व्यक्ति किसको बताया, अध्यापक को बताया, और अपरिपक्व व्यक्ति मतलब विद्यार्थी। ओके। शिक्षण एक वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति एक अपरिपक्व व्यक्ति को अंतरक्रिया के माध्यम से सीखता है। ओके। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषता क्या क्या होती हैं। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। थर्ड है आपका शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रक्रिया है। फोर्थ है आपका शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। फिफ्थ है आपका शिक्षण एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद आप देखोगे शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया मतलब शिक्षण आप देखते हो जब भी आपको सीखते हो या किसी को सिखाते हो तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। जैसे कि अभी आप पेडागोजी कर रहे हो, अभी आप पेडागोजी कंप्लीट कर रहे हो, तो उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है कि आप सीटेट दोगे, रीट दोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकें, जिसकी वजह से आपका सीटेट क्वालिफाइड हो जाए, और उसके बाद आपको सुपर टेट देना और आपको टीचर बनना है। ओके। तो आपका उद्देश्य क्या है, आपको सीटेट क्रैक करना आपका एक उद्देश्य है। तो शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षा कला भी है और शिक्षण विज्ञान भी है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रक्रिया है। मतलब औपचारिक क्या होता है, जो भी आप शिक्षा स्कूल या कॉलेज में लेते हो एक नियम अनुसार लेते हो, एक समय के अनुसार लेते हो, ठीक है, वो आपकी औपचारिक होता है, जिसमें नियम होते, कानून। जब भी आप कॉलेज में सीखते हो, आप बुक से सीखते हो, आप स्कूल में सीखते हो, तो आपका एक टाइम होता है। जैसे कि आप सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक आपको स्कूल में रहना है, उसके कब लंच होगा, कौन सा पीरियड, किस सब्जेक्ट का पीरियड किस टाइम लगेगा, ये आपके कुछ रूल्स होते हैं। आप एक नियम के अनुसार जो शिक्षा ग्रहण करते हो उसको औपचारिक क्रिया शिक्षण बोलते हैं, ठीक है। अनौपचारिक क्या होता है, जिसमें कोई भी नियम नहीं होता है, कुछ भी लागू नहीं होता है, कोई भी समय नहीं होता है, कभी भी हो आप कुछ भी सीख सकते हो। जैसे आप अपने परिवार से सीख सकते हैं, आप अपने मित्र से, आप अपने वातावरण से सीख सकते हैं। इसको आप अनौपचारिक प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण से आपका विकास होता है, आपका जो संपूर्ण समग्र विकास होता है, और शिक्षण एक आपकी विकासात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षण एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण आपकी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेके मृत्यु तक अनवरत पर्यंत चलने वाली आपकी प्रक्रिया है। ओके, आपको समझ आया। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। और लास्ट में आपका है शिक्षण एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी लाऊंगी, और थैंक यू।